Hello friends and welcome to the Exams Made Simple. So in this video we are going to discuss the complete newspaper analysis for the last 6-7 days. So consider it as a weekly revision है ना. तो आप इसको कैसे लेंगे, एक weekly revision के रूप में लेंगे. एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं. तो ये न्यूज़ आर्टिकल आपका 3 से 9 यानी कि आज संडे तक का पूरा एनालिसिस कवर करेगा. आज का भी पेपर मैंने इसमें अटैच किया तो आप देख सकते हैं. स्टार्ट करते हैं. जो न्यूज़ आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट थे, सबसे पहला जो न्यूज़ था वो था 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम. आप सबको पता है कि वंदे मातरम सॉन्ग जो है ओरिजिनली लिखा गया था 1875 में, और इसके राइटर हैं बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय. याद रखिएगा क्या नाम है इनका, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय. कई लोग चटर्जी भी बोलते हैं. तो एक बार जो लोग बंगाल के हैं मेरे को डिफरेंस बता दें, ठीक है. ऐसा तो नहीं कि मैं ही गलत जानता हूँ. तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय. एंड ये भी आपको बता दो कि इसको शारद शताब्दी महोत्सव बोलते हैं. शारद शताब्दी महोत्सव यानी कि 150th एनिवर्सरी, ठीक है ना. और इस सेलिब्रेशन जो है इस बार स्टार्ट हुआ है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट इसको होस्ट कर रही है. और थोड़ा सा आपको एक दो चीज़ें और बता दूं. एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है जो यूपीएससी आपसे पूछ सकती है, वो है ये क्वेश्चन कि व्हेन वाज द इंडियन नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम संग फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन पॉलिटिकल ओकेजन. पहली बार कब गाया गया था. ऑप्शंस की आपके सामने 4 हैं. अगर आप लोग अटेम्प्ट करना चाहें तो ज़रूर बताएं. 1896 आईएनसी सेशन, 1903 आईएनसी, 1911 या 1900. द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज 1896. और इसको कौन गाया था, किसने गाया था. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, ठीक है ना. अब आपके लिए एक छोटा सा सवाल और कि ये नेशनल सॉन्ग है ना. आपको पता है नेशनल एंथम नहीं है, नेशनल सॉन्ग है. तो इसको कॉन्स्टिट्यूशन में कब एंट्री मिली थी. तो दैट इज अ सिंपल क्वेश्चन टू यू. आई होप यू विल बी एबल टू आंसर, ठीक है. अब यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया कि GS1 में इसको कल्चर हिस्ट्री से जोड़ा जा सकता है, जैसे कि इंपॉर्टेंस ऑफ वंदे मातरम एज अ स्पिरिचुअल एंथम. GS2 में भी क्वेश्चन आ सकता है, हाईलाइट द स्टेट इनिशिएटिव, जैसे कि शारद शताब्दी महोत्सव हो गया, विच इज़ डिजाइन टू प्रमोट द नेशनल यूनिटी. इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं. नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड न्यूज आइटम. अमेजॉन डॉल्फिन्स डाई इन लेक टेफे हीट वेव ट्रेजेडी, ठीक है. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये किससे रिलेटेड है न्यूज, ये रिलेटेड है भाई न्यूज हीट वेव से, है ना. दूसरी चीज इसमें जो लोकेशन इन्वॉल्व है वो कौन सी है, लेक टेफी. तो लेक टेफी कहाँ पर है, ब्राजील में है. याद रखिएगा, द ट्रेजेडी ऑफ हीट वेव हैपेंड इन लेक टेफे विच इज इन ब्राजील. एंड साइंटिस्टों ने रिकमेंड भी किया कि प्रायोरिटी एक्शन सच एज हीट स्ट्रेस, अर्ली वार्निंग एंड रेस्क्यू प्रोटोकॉल शुड बी इन प्लेस. अदरवाइज अमेजॉन की जो डॉल्फिन्स हैं वो ऐसे ही मरती रहेंगी, ठीक है ना. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट. एंड हीट वेव का आप सबको पता है कि टेम्परेचर 40 डिग्री से प्लस माइनस जब 5 डिग्री रहता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, इसको हीट वेव बोलते हैं, हीट वेव. और अगर 40 से प्लस 7 डिग्री अगर हो जाएगा तो इसको फिर हम क्या बोलेंगे, सीवियर हीट वेव बोलेंगे. वी विल कॉल इट सीवियर हीट वेव. तो इन दिस वे यू कैन रिमेंबर दिस. आई होप यू गॉट क्लैरिटी. एंड जो ये मोर्टेलिटी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, इसके याद रखिएगा. इट हैज़ अफेक्टेड हंड्रेड्स ऑफ इंडेंजर्ड अमेजॉन रिवर डॉल्फिन. तो जो अमेजॉन रिवर डॉल्फिन है, इनकी 2 वेराइटीज़ हैं. एक है पिंक रिवर डॉल्फिन जिसको बोटो बोलते हैं, एंड सेकंड है ट्यूक्सी या जो भी आप इसको पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं. तो इसको अमेजॉन रिवर डॉल्फिन का भी याद रखिएगा. बोटो दैट इज द पिंक रिवर डॉल्फिन. अगर आपसे कोई पूछे बोटो क्या है तो इट इज द पिंक रिवर डॉल्फिन ऑफ द अमेजॉन, ठीक है. इसको याद रखिएगा, इंडेंजर्ड है. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम GS3 पॉइंट ऑफ व्यू, ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू, कंजर्वेशन. अगले टॉपिक पे आते हैं, कॉमेट स्वान, अ विजिटर फ्रॉम आउटर सोलार सिस्टम. तो ये कॉमेट क्या है, पहली बार डिस्कवर हुआ था ये 11 सितंबर 2025 को. दिस कॉमेट हैज रीच्ड इट्स क्लोजेस्ट अप्रोच टू द सन ऑन 12th ऑफ सितंबर एंड अर्थ के नियरेस्ट के 20 अक्टूबर को गुजरा. लगभग 0.261 AU. AU यानी होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. याद रखिएगा, ये भी किसकी यूनिट है, ये डिस्टेंस की यूनिट है. इट इज ऑल्सो 39 मिलियन किलोमीटर्स का अप्रॉक्सिमेट 0.261, ठीक है ना. एंड इस कॉमेट को डिस्कवर किसने किया था, तो सोहो. याद रखिएगा, सोहो ऑब्जर्वेटरी में एक स्वान इंस्ट्रूमेंट है, सोलार विंड एनिसोट्रॉपीज इंस्ट्रूमेंट. याद रखिएगा, सोलार विंड एनिसोट्रॉपीज इंस्ट्रूमेंट, जो कि कहाँ पर है, सोहो ऑब्जर्वेटरी में है. एंड ये चीज़ भी आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है.
क्या हो सकता है, वो आपसे सोहो के बारे में पूछ ले, या आपसे पूछ सकते हैं कि ये कौन से इंस्ट्रूमेंट से इसको किया गया था, ठीक है ना। तो ये अगर आपसे पूछते हैं तो ये दोनों चीज़ें आप बता दीजिएगा। एक और सवाल है जो वो पूछ सकते हैं, वो पूछ सकते हैं कि सोहो ऑब्जर्वेटरी है कहाँ पे या किसकी है। तो सोहो ऑब्जर्वेटरी जो है, यानी कि सोलार हेलियोस्कोपिक ऑब्जर्वेटरी जो है, ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी की है। एंड ये भी याद रखें, इसको यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने बनाया, इट इज़ नॉट ऑफ नासा और ऑल। तो सोहो के बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो बस इतना याद रखिएगा, इट इज़ फ्रॉम द यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ठीक है। किसके द्वारा है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा। आगे मूव करते, देखते और क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। हाँ, ये तो आपको पता है। अगला है इथियोपिया टू अडॉप्ट इंडियाज NRLM मॉडल फॉर पॉवर्टी एलिविएशन, ठीक है ना। तो इथियोपिया जो है, आप सबको पता है कि एक अफ्रीकन नेशन है, वो इंडिया का मॉडल यूज कर रहा है नाउ फॉर द पॉवर्टी एलिविएशन। इंडिया का कौन सा मॉडल? नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ठीक है ना। तो एक ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप याद रख सकते हैं कि नेशनल रूरल ये आपका लाइवलीहुड मिशन का इस्तेमाल कौन कर रहा है? तो इसका इस्तेमाल कर रहा है आपका इथियोपिया। अगर क्वेश्चन पूछता है, रिसेंटली पूछ ले या ऐसा बोल दे कि कौन सी है जिसने किया है, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप आंसर कर लेंगे, आई होप। इसके अलावा अगर आप देखें, इसमें देखो लिखा भी है कि इंडिया का जो मॉडल था, ये देखो DAY-NRLM लिखा हुआ है ना। तो DAY-NRLM जो है ये इंट्रोड्यूस हुआ था 2011 में। इसको बोलते हैं दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना बोलते हैं, और ये 2011 में लॉन्च हुआ है, ठीक है। और उसी को हम अब अपनाएंगे इथियोपिया में। हम नहीं, मतलब वहाँ पे अपनाया जाएगा। एंड ये विजिट हुई है अभी रिसेंटली इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की, जो इस प्रोग्राम को देखती थी उसमें, है ना। एंड देखो लिखा है, इथियोपिया इज एमिंग टू रेप्लिकेट इंडियाज दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, है ना। और इनकी जो स्कीम चलती थी इथियोपिया वालों की, वो थी प्रोडक्टिविटी सेफ्टी नेट प्रोग्राम, प्रोडक्टिविटी सेफ्टी नेट प्रोग्राम। तो उसकी जगह अब यही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अगला है देखो, गोवा मध्य प्रदेश पैक्ट टू बूस्ट हेरिटेज एंड वाइल्ड लाइफ टूरिज्म। गोवा और मध्य प्रदेश ने एक पैक्ट किया है विच विल बूस्ट द हेरिटेज एंड वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, ठीक है। तो ये क्या क्या है इसके अंतर्गत देख लो इसमें। तो इसमें कुल मिलाकर के जो गोवा का मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है और मध्य प्रदेश की टूरिज्म मिनिस्ट्री है, इन दोनों ने कोलैबोरेट किया है। एंड दिस कोलैबोरेशन विल फोकस ऑन जॉइंट प्रमोशन ऑफ हेरिटेज, वाइल्ड लाइफ एंड कल्चरल एक्सपीरियंसेस। देखो लिखा हुआ है ना, कोलैबोरेशन किस पे फोकस करेगा? हेरिटेज पे, वाइल्ड लाइफ पे एंड कल्चरल एक्सपीरियंसेस पे। एंड इसमें एक थीम्ड सर्किट बनाया जाएगा, बीच टू ब्रैडशॉ, याद रखेगा, बीच टू ब्रैडशॉ, यानी कि गोवा का जो लैटिन क्वार्टर है उसको ग्वालियर मांडू से जोड़ा जाएगा, ठीक है ना। टेम्पल्स, ट्राइब्स एंड टाइगर्स, टेम्पल्स, ट्राइब्स एंड टाइगर्स विच विल कनेक्ट साउथ गोवा टू कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, है ना। टेम्पल्स, ट्राइब्स एंड टाइगर्स, याद रखेगा, बीच टू ब्रैडशॉ। ये प्रोग्राम से अगर पूछे कौन कौन से स्टेट इंक्लूड करते हैं, तो ये इसको इंक्लूड करते हैं आपके गोवा को और मध्य प्रदेश को, ठीक है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। इंडियाज एटोमिसस AI प्रिपेयर फॉर इट्स ऑफिशियल लॉन्च, याद रखेगा, इंडिया का एटोमिसस AI जो है वो लॉन्च होने वाला है। इट इज़ प्रिपेयरिंग फॉर इट्स ऑफिशियल लॉन्च, याद रखेगा। बॉडीज़ कौन कौन सी इन्वॉल्व है? तो इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया जा रहा है बाय इंडस वैली ग्रुप इन इंडिया। इंडस वैली ग्रुप इसको डेवलप कर रही है। एटोमिसस, याद रखेगा, एटोमिसस। एंड द टीम इंक्लूड इनोवेटर्स विद लिंक्स टू इसरो रिसर्च। ऐसे लोग इंक्लूडेड हैं जो कि इसरो की रिसर्च तक में मतलब लिंक्स हैं जिनके। एटोमिसस AI जो है, इट इज़ पोजिशनड एज अ नेक्स्ट जनरेशन प्लेटफॉर्म विच इज़ एमिंग टू बी वर्ल्ड्स मोस्ट अफोर्डेबल एंड सिक्योर AI सिस्टम। वर्ल्ड का सबसे अफोर्डेबल एंड सिक्योर AI सिस्टम के रूप में इसको लाया जा रहा है। एंड इट यूजेज अ हाइब्रिड इंटेलिजेंस फ्रेमवर्क कंबाइनिंग प्रोप्राइटरी एल्गोरिदम एंड लाइसेंस थर्ड पार्टी टेक्नोलॉजीज। तो एक हाइब्रिड इंटेलिजेंस नेटवर्क है जो इसमें रहेगा, एंड दैट नेटवर्क इज बेसिकली कंबाइनिंग द प्रोप्राइटरी एल्गोरिदम्स एंड लाइसेंस्ड थर्ड पार्टी टेक्नोलॉजीज, याद रखेगा, ठीक है। एंड एक डेटा सॉवरेनिटी के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड एटोमिसस जो कि लो कॉस्ट रहेगा, फ्री टू लो कॉस्ट प्लान्स रहेंगे फॉर स्टूडेंट्स ऑल्सो, तो एटोमिसस उसके लिए इंपॉर्टेंट है। आयरन वुड, अब आयरन वुड क्या है? ये भी एक इंपॉर्टेंट चिप है जो कि अभी न्यूज़ में थी। तो लेट्स सी कि व्हाट इज़ दिस आयरन वुड। आयरन वुड है, याद रखिएगा, इट इज़ बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट
इनिशियली पहले लाने वाले थे, अप्रैल में ही लाने वाले थे गूगल वाले। तो नाउ आयरनवुड है क्या, इट इज़ गूगल की सबसे जो मॉडर्न चिप है वो आयरनवुड है, ठीक है ना। इट इज़ द AI चिप दैट कुड रीडिफाइन गूगल्स फ्यूचर। याद रखिएगा AI चिप, इट इज़ द AI चिप, गूगल की AI चिप है। एंड it is developed by Google. Major AI startup Anthropic has planned to deploy 1 million Ironwood chips and it competes directly with NVIDIA's GPU. तो NVIDIA आप सबको पता है जो ग्राफिकल कार्ड बनाने की सबसे बड़ी कंपनी है, और AI में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि NVIDIA और ओपन AI जो है वो साथ आ चुके हैं, ठीक है ना। तो ये NVIDIA GPU से लड़ने के लिए बेसिकली आयरनवुड बनाया गया है, विच विल बी देयर। एंड इसको ऑब्वियस सी बात है गूगल बना रहा है तो ऐसा तो नहीं, ख़राब नहीं बनाएगा, लेकिन देखते हैं कि क्या उससे कर पाएगा। तो आयरनवुड का जो गूगल का 7th जनरेशन टेंसोर प्रोसेसिंग यूनिट है, 7th जनरेशन टेंसोर प्रोसेसिंग यूनिट, एंड 4 times द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स प्रेडिसेसर। जो इसके पहले 6th जनरेशन वाला टेंसर यूनिट था उससे 4 गुना ज़्यादा परफॉर्मेंस इसकी तेज़ है, ठीक है ना। तो इट इज़ वेरी लार्ज स्केल आयरनवुड, नाम याद रखना, ठीक है। अगला टॉपिक है जापान एंड US पार्टनर ऑन द डीप सी माइनिंग टू काउंटर चाइनाज रेयर अर्थ मोनोपोली। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि एग्रीमेंट हुआ है किसके किसके बीच में, 2 कंट्रीज़ के बीच में। कौन सी 2 कंट्रीज़, एक है जापान और दूसरी है US। और ये किस लिए कर रहे हैं, फॉर द डीप सी माइनिंग, ठीक है ना। एंड ये स्टार्ट होगा जनवरी 2026 में स्टार्ट कर देंगे। एंड कि इसमें डोनाल्ड ट्रंप है और सनाए ताकाइची जो जापान की प्राइम मिनिस्टर है, दोनों ने ये साइन किया है। और फोकस एरिया है जो है मिनामिटो रिशिमा आइलैंड। मिनामिटो रिशिमा आइलैंड क्या है, जापानीज आइलैंड है जो कि पैसिफिक ओशियन में है। कहाँ, क्या नाम है, मिनामिटो रिशिमा। फिर से मैं लिख देता हूँ, मिनामिटो रिशिमा आइलैंड, ठीक है, मिनामिटो रिशिमा आइलैंड। एंड द फोकस विल बी ऑन दिस आइलैंड विच इज़ पार्ट ऑफ द पैसिफिक ओशियन, है ना। एंड द प्राइमरी कॉम्पिटिटर जो है ऑब्वियस सी बात है चाइना को सप्लाई चेन में सबसे मतलब आगे है अभी चूँकि, तो उसको थोड़ा करना है। गोल क्या है इस कॉम्बिनेशन का, तो टू सिक्योर द रेयर अर्थ रिसोर्सेज को सिक्योर करना। एंड चाइना जो है वो 90% वर्ल्ड का रिफाइंड रेयर अर्थ प्रोड्यूस करता है। तो रेयर अर्थ आप सबको मैंने पहले बताया था कि एक तो 15 लैंथेनॉइड्स आपको याद रखने हैं, लैंथेनॉइड्स 15 लैंथेनॉइड्स, एंड इसके अलावा आपको 2 कौन से हैं ये अगर आप बता सकें मुझे कमेंट सेक्शन में तो बहुत अच्छा रहेगा। दैट इज़ द थिंग विच इज़ देयर, आई होप यू विल बी एबल टू आंसर। आगे देख लेते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी, जापान्स घोस्ट प्लांट थ्राइव विदाउट सनलाइट। अब जापान का एक इम्पॉर्टेंट प्लांट है जिसको हम क्या बोलते हैं, जापान का घोस्ट प्लांट। इट कैन सर्वाइव विदाउट सनलाइट, ठीक है। और ये रिसर्च हुई है कोब यूनिवर्सिटी एंड कोलैबोरेटर्स के द्वारा। एंड ये जापान के ही कुछ शेडेड फॉरेस्ट में घोस्ट प्लांट मिला है। और इसका बेसिकली दे कैन थ्राइव विदाउट सनलाइट, मतलब दे कैन थ्राइव विदाउट फोटोसिंथेसिस। इसका नाम है बेसिकली दे आर माइको हीटेरोट्रॉपिक। माइको, देखो ये लिख लो, माइको हीटेरोट्रॉपिक माइकोराइजल फंजाई हैं बेसिकली। एंड दे आर कनेक्टेड टू नियर बाई ट्रीज टैपिंग देम कार्बन एंड मिनरल्स। ये नियर बाई ट्रीज में पैरासिटिक होते हैं। माइको हीटेरोट्रॉपिक मतलब पैरासिटिक होते हैं और माइकोराइजल फंगाई जैसे होते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं नियर बाई ट्रीज से और उनके कार्बन और मिनरल्स को टैप करने लगते हैं, ठीक है ना। इसका जो सीड डिस्पर्जल है वो कैमल क्रिकेट्स जो होते हैं वो इसको कंडक्ट करते हैं। एंड इसमें बेसिकली जो स्पीशीज़ इन्वॉल्व है उसका नाम है मोनोट्रैपेस्ट्रम किरिशिमेंस। मोनोट्रैपेस्ट्रम किरिशिमेंस याद रखेगा। एंड दूसरी जो स्पीशीज वो है रेलिक्टीथीस्मिया किमोत्सुकिएंसिस, याद रखेगा। दे आर द वेस्कुलर, जो कि इंपॉर्टेंट है यहाँ पे न्यूज़ में थे, ठीक है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। माइको हीटेरोट्रॉपिक टर्म जरूर याद रखेगा। कनकलता बरुआ द फ्रीडम फाइटर ऑनर्ड बाय असम फर्स्ट टेक यूनिवर्सिटी। तो कनकलता बरुआ कौन थी पहले, तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है याद रखेगा। इनका जन्म हुआ था 1924 में। कनकलता बरुआ का जन्म हुआ था 1924 में। मार्टियर्ड हुई थी 1942 में। 1942 में इनका देहांत हो गया था, ठीक है। एंड कनकलता बरुआ का बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया है। सॉरी ये तो हटाओ, ये वाली न्यूज़ नहीं है। हाँ, कनकलता बरुआ जो थी वो मेंबर थी मृत्यु वाहिनी की। मृत्यु वाहिनी
विच वॉज द डेथ आर्मी, जिसको बोलते हैं डेथ आर्मी। और जो असम का पहला टेक्नोलॉजी एंड वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी है, TVET यूनिवर्सिटी जिसको बोलते हैं, उसने इनको बेसिकली सम्मान दिया है। कनकलता बरुआ को बीरबाला भी कहा जाता था। 17 साल की उम्र में इनका क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान देहांत हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा कौन से मूवमेंट में इन्वॉल्व थी, क्विट इंडिया मूवमेंट में इन्वॉल्व थी। ऑब्वियस सी बात है, ये असम की हैं कनकलता बरुआ। मृत्यु वाहिनी इनका ग्रुप का नाम था, मृत्यु वाहिनी। ठीक है, तो दैट इज अगेन नथिंग विच यू कैन रिमेंबर। महाराष्ट्र इंक्स फर्स्ट स्टारलिंक पैक्ट टू बूस्ट रूरल इंटरनेट। तो महाराष्ट्र इज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू पार्टनर विद स्टारलिंक। जो एलन मस्क है उसकी कंपनी स्टारलिंक से लिंक करने वाला पहला स्टेट भारत का महाराष्ट्र है। और एग्रीमेंट साइन हुआ है लेटर ऑफ इंटेंट स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो कि क्या कोशिश करेंगे कि जो महाराष्ट्र के कुछ टारगेट डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे गढ़चिरौली, नंदरबर और शिव एंड वाशिम, धारावी जिसको बोलते हैं, इसको धारावी बोलते हैं ना, तो इन जगहों पे बेसिकली इंटरनेट का रोल आउट और ये सब करने के लिए स्टारलिंक के साथ ये कर रहे हैं। ठीक है ना, महाराष्ट्र इज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू जॉइन पैक्ट विद स्टारलिंक। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे मूव करते हैं। नासाज एस्केपेड ट्विंस टू प्रूव हाउ मार्स लॉस्ट इट्स एयर। तो अब बेसिकली मार्स का अराइवल मिशन फिर से टारगेट किया 2027 के लिए। इस एस्केपेड मिशन नाम क्या है, बेसिकली एस्केपेड लिख लीजिए इसको पहले तो आप लोग, ESCAPADE। तो ये नासा का एस्केपेड मिशन है और ये बेसिकली मार्स के लिए है। तो ये मार्स में जाएगा, कब जाएगा, 2027 में जाएगा, ये भी आपको बता दिया। और बेसिकली इसका काम क्या है, बेसिकली हाउ मार्स लॉस्ट इट्स एयर, मार्स ने अपनी हवा किस तरीके से खोई, बेसिकली दैट इज टू बी फाउंड आउट। ठीक है ना, और मिशन का नाम है एस्केपेड। जैसे मैंने आपको बताया, 2 आइडेंटिकल सैटेलाइट्स यूज़ करेंगे जिसको ब्लू एंड गोल्ड कहा जाएगा। इट विल यूज़ 2 आइडेंटिकल सैटेलाइट्स, ब्लू एंड गोल्ड, एंड द नेम ऑफ द मिशन इज एस्केपेड मिशन। एंड किसका मिशन है ये नासा का मिशन है। जैसे मैंने सोहो ऑब्जर्वेटरी बताई थी भी आपको, किसका मिशन है, दैट वाज द यूरोपियन स्पेस एजेंसी मिशन। ठीक है ना, और ये बेसिकली द साइंस ऑब्जेक्टिव्स टू अंडरस्टैंड हाउ द सोलर विंड स्ट्रिप्ड मार्स ऑफ इट्स एटमॉस्फेयर, मतलब किस तरीके से सोलर विंड के कारण मार्स का एटमॉस्फेयर, एयर लॉस होने का मतलब है एटमॉस्फेयर का लॉस हो जाना, है ना, क्योंकि एटमॉस्फेयर क्या है, एयर की ही लेयर है। तो हाउ द मार्स लॉस्ट इट्स एटमॉस्फेयर बिकॉज ऑफ द सोलार विंड्स एंड ऑल, ये चीज़ बेसिकली इस मिशन के थ्रू पता चलेगी। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है। अगली न्यूज़ जो है वो है द न्यूज़ इज नामदाफा बटरफ्लाई फेस्टिवल टू सेलिब्रेट अरुणाचल्स बायोडाइवर्सिटी। अब नामदाफा बटरफ्लाई फेस्टिवल जो है, अब नामदाफा नाम से ही क्लियर है कहाँ पर होगा, ये अरुणाचल प्रदेश में होगा। तो ये याद रखिएगा, नामदाफा के नाम से कौन सा फेस्टिवल होता है, बटरफ्लाई फेस्टिवल होता है। एंड ये लोकेशन बेसिकली नामदाफा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व है, नामदाफा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व, जो कि चांगलांग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश में आती है। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। इट इज़ नामदाफा नेशनल पार्क जो इट इज़ द ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऑल्सो, एंड ओवर 500 बटरफ्लाई स्पीशीज़ हैं इसमें, याद रखिएगा। इट इज़ हैविंग ओवर 500 बटरफ्लाई स्पीशीज़। ठीक है ना, एंड इसमें कौन कौन सी स्पीशीज़ हैं, तो एक कैज़र ए हिंद, ब्लू मॉर्मोन, पीकॉक पैंजी, ये सब स्पीशीज़ हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ब्लू मॉर्मोन, कैज़र ए हिंद एंड पीकॉक पैंसी आर द स्पीशीज़ ऑफ, तो इसको पीकॉक मत कर देना, इट इज़ द स्पीशीज़ ऑफ बटरफ्लाई। ठीक है ना, ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है, कैज़र ए हिंद, ब्लू मॉर्मोन एंड पीकॉक पैंजी किसके स्पीशीज़ हैं, तो दे आर द स्पीशीज़ ऑफ व्हाट, दे आर द स्पीशीज़ ऑफ बटरफ्लाई। ठीक है। पोलैंड लॉन्चेस लार्जेस्ट डिफेंस ट्रेनिंग इन इट्स हिस्ट्री। पोलैंड ने अभी एक ट्रेनिंग की है जिसका नाम उन्होंने रखा है एट रेडीनेस। द प्रोग्राम इज नेम्ड एट रेडीनेस। अगर आपसे कोई पूछे किसने किया है, तो इट इज़ बेसिकली पोलैंड। एंड पोलैंड की ये लार्जेस्ट डिफेंस मोबिलाइजेशन एफर्ट है। दिस इज द लार्जेस्ट मोबिलाइजेशन, डिफेंस मोबिलाइजेशन एफर्ट ऑफ द पोलैंड। अब ये ऑब्वियस सी बात है, इसका रीज़न क्या है कि रशिया का इन्वेजन हुआ यूक्रेन में, तो टेंशन रीजन में बढ़ रही है ना। दैन पोलैंड इज अ मेंबर ऑफ व्हाट, पोलैंड इज अ मेंबर ऑफ नेटो ऑल्सो, तो ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे देख लेते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। शीतला देवी मेक्स हिस्ट्री, फर्स्ट इंडियन पैरा आर्चर टू ज्वाइन एबल बॉडीड इंटरनेशनल टीम। तो शीतल देवी, आप नाम लिख लीजिए सबसे पहले, शीतल
देवी, शी हैज़ बिकम द फर्स्ट पैरा आर्चर। पैरा यानी कि जो हमारे यहाँ डिफरेंटली एबल्ड हैं उनको पैरा बोलते हैं ना, मतलब वही इनका पैरालंपिक्स होता है ना। तो ये पैरा आर्चर है एंड शी इज़ ज्वाइनिंग द एबल बॉडीड इंटरनेशनल टीम। तो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग, शी विल रिप्रेजेंट इंडिया इन द कंपाउंड सेक्शन एंड शी इज़ 18 years old, वर्ल्ड चैम्पियन फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है ना, तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। शी इज़ द फर्स्ट इंडियन पैरा एथलीट सेलेक्टेड फॉर द एबल बॉडीड इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन एज वेल। तो बहुत बड़ी बात है ये, है ना। एंड इनको एक डिसीज़ थी फोकोमेलिया, याद रखिएगा, द डिसीज इज फोकोमेलिया विच इज़ अ रेयर कॉन्जेनिटल कंडीशन। फोकोमेलिया। तो इसमें अपन एक चीज़ कर सकते हैं कि लेट्स सी व्हाट दिस फोकोमेलिया इज। फोकोमेलिया, ठीक है ना। तो फोकोमेलिया इज अ कॉन्जेनिटल कंडीशन दैट इन्वॉल्व्स मैल फॉर्मेशंस ऑफ ह्यूमन आर्म्स एंड लेग्स एंड विच रिजल्ट्स इन अ फ्लिपर लाइक अपेंडेज। तो इसमें फ्लिपर लाइक अपेंडेज हो जाता है। अगर आपको इमेज देखनी है तो यू कैन सी, ओके, सो ये इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ओके, सो दिस इज समथिंग वेरी, ठीक है, फोकोमेलिया। आगे मूव करते हैं। स्वीडन बिकम्स द वर्ल्ड्स फर्स्ट कैशलेस सोसाइटी। स्वीडन आप सबको पता है कि इट्स अ वेरी डेवलप्ड कंट्री, जो कि आपका नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, ये जो 3 कंट्रीज़ हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ बोलते हैं इनको। स्वीडन हैज़ ऑफिशियली बिकेम द वर्ल्ड्स फर्स्ट कैशलेस कंट्री इन 2025। ठीक है ना। और इसमें लीडिंग जो पेमेंट ऐप है वो स्विश एंड इट वाज लॉन्च्ड इन 2012। और इसका जो बैंक है, स्वीडिश बैंक, जिसको हम रिक्स बैंक बोलते हैं, ये आपको पता होगा, नोबेल प्राइज़ भी, जो नोबेल प्राइज़ ऑफ इकोनॉमी है तो वो भी रिक्स बैंक ही देता है। ठीक है ना। तो ये सब ने स्विश ऐप का यूज़ किया एंड दे हैव बिकम अ कैशलेस सोसाइटी। ठीक है। और इनका, जैसे हमारे यहाँ आरबीआई ने एक डिजिटल करेंसी लॉन्च की ना, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, उनका भी इनके यहाँ भी है। तो रिक्स बैंक की जो है ई क्रोना, लिख लीजिएगा, ई क्रोना अगर आपसे कोई पूछे तो ये स्वीडन की जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है वो है। ठीक है। अगली न्यूज़ देख लें। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सर्वे, और ये इंडिया जो है इट इज़ प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन इन 2026। भारत में होने वाला है ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2026 का। हर 4 साल में होता है, आप सबको पता होता है, हर 4 साल में होता है। इसको NTC यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी करती है हर 4 साल में। 2022 का जो नंबर था वो था 3682 टाइगर, एंड कर्नाटका में थे 563 टाइगर्स, ये भी आपको पता होगा। हालांकि मध्य प्रदेश में इससे भी ज़्यादा थे, बट दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। 75% जो ग्लोबल वाइल्ड टाइगर पॉपुलेशन है, तो उसके अगर हम आंकड़े देखें तो उसके अकॉर्डिंग इंडिया में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और 3682 टाइगर थे हमारे उसमें, और जो सबसे ज़्यादा नंबर था वो कहाँ पे था? मध्य प्रदेश में, हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर 785। उसके बाद कर्नाटका 563, जैसे मैंने आपको बताया। 785 था मध्य प्रदेश का नंबर, 785 टाइगर्स इन मध्य प्रदेश, तो सबसे ज़्यादा MP में है। देन 563 जो कि कर्नाटका में है। देन 560 उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में 3rd हाईएस्ट है। एंड देन महाराष्ट्र 444। ठीक है, चौथे नंबर पे महाराष्ट्र। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं। अगला है US टेस्ट फायर्स मिनटमैन 3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। अगर आपसे कोई पूछे कि ये मिनटमैन 3 क्या है, तो मिनटमैन 3 इज एक्चुअली द इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल विच इज़ लॉन्च्ड बाय योर US। ठीक है, तो इसको ये भी आप याद रखिएगा, ये US के द्वारा लॉन्च किया गया है। और मिनटमैन 3 एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। 5 नवंबर 2025 को लॉन्च किया गया है, एंड वैसे ये बहुत पहले से ऑपरेशनल है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ज़्यादा नहीं, बस इतना थोड़ा मिनट नाम एटलीस्ट याद रखना। चिकन स्नैक वाला रीजन न्यूज़ में रहता है, तो ये आपका सिलीगुड़ी वाला अगर रीजन आपको पता है, सिलीगुड़ी, जिसको वेस्ट बंगाल में सिलीगुड़ी कॉरिडोर बोलते हैं, इट्स इन वेस्ट बंगाल, द चिकन स्नैक कॉरिडोर। तो बहुत ही सकरा सा रीजन है। चिकन स्नैक क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर ये कॉरिडोर कभी ब्लॉक कर दे तो पूरा नॉर्थ ईस्ट कट ऑफ हो जाएगा, है ना। एंड दिस कॉरिडोर इज बॉर्डर्ड बाय नेपाल इन द वेस्ट, बांग्लादेश इन द ईस्ट एंड भूटान इन द नॉर्थ। 3 कंट्रीज़ हैं, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, जो कि इसको बॉर्डर करती हैं।
एंड अभी कंसर्न्स रेज हो रहे थे बिकॉज बांग्लादेश में बहुत अफरा तफरी चल रही है, नेपाल में भी अफरा तफरी चल रही है, ये भी आपको पता होगा, है ना। एंड मोहम्मद यूनिस के रिलेशन पाकिस्तान से बहुत अच्छे होते जा रहे हैं, तो इंडिया ने भी इस्टेब्लिश किए हैं नए गैरिसन्स अक्रॉस द इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर। एंड चिकन्स कॉरिडोर की अगर हम बात करें, जो चिकन्स कॉरिडोर या चिकन्स नेक है, इट इज़ ओनली 20 to 22 किलोमीटर वाइड, जो कि नॉर्थ वेस्ट पॉइंट पे है। इसका मैं आपको एक बार मैप दिखा देता हूँ तो आप समझ जाएंगे। लेट्स सी दैट चिकन्स नेक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो दिस रीजन इज़ बेसिकली, जो ये वाला रीजन है ना, ये बिल्कुल ये वाला रीजन जैसा आप देख पा रहे हैं, है ना, वेस्ट बंगाल का जो एंड पार्ट है, दैट इज़ द चिकन स्नैक। अब सोचो अगर ये चिकन स्नैक वाला रीजन कोई ब्लॉक कर दे तो पूरा नॉर्थ ईस्ट आपका कट ऑफ हो जाएगा। एंड 3 कंट्रीज हैं जो यहाँ बॉर्डर शेयर कर रही हैं, सो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। ये न्यूज़ इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी, इसलिए इसको हटाते हैं। वेदांथंगल बर्ड सेंचुरी होस्ट्स रिच डाइवर्सिटी ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज़। अब यहाँ न्यूज़ में है वेदांथंगल बर्ड सेंचुरी, इंपॉर्टेंट है लोकेशन, ये याद रखिएगा। वेदांथंगल बर्ड सेंचुरी इज़ इन तमिलनाडु, एंड इसके पास एक वलयापुथूर लेक भी है, वलयापुथूर लेक इज़ देयर, एंड सेंचुरी इज़ होस्टिंग नियरली 20 माइग्रेटरी बर्ड्स, लगभग 20 माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं वो यहाँ आते हैं, जिसमें से स्पीशीज़ हैं ओपन बिल्ड स्टॉक्स, वाइट इबीस, ग्रे हॉर्न्स, इग्रेट्स, पेलिकन्स, ये सब हैं, ठीक है ना। एंड बर्ड्स बेसिकली इसमें यहाँ पे आती हैं। बैरिंगटोनिया ट्रीज़ हैं जहाँ पे वो अपने बैरिंगटोनिया ट्रीज़ में अपने घोंसले बनाते हैं। तो एक बार बैरिंगटोनिया ट्रीज़ देख लेते हैं। बैरिंगटोनिया देखो इस तरीके से कुछ दिखता है, अरे बहुत अच्छा ट्री दिखता है, तो है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। इसमें अब एक टॉपिक आया था जीपीएस स्पूफिंग का, एंड हाउ इट डिसरप्टेड फ्लाइट्स इन दिल्ली। तो दिल्ली में भी ये हुआ रिसेंटली इंसिडेंट, आपको याद पता होगा, 6 नवंबर के न्यूज़पेपर में था, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में ये हुआ। और इसको बोलते हैं जीपीएस स्पूफिंग, जहाँ पे ट्रांसमिशन ऑफ काउंटरफीट सैटेलाइट सिग्नल्स होता है। मतलब कि ओरिजिनल की जगह फेक सैटेलाइट सिग्नल्स ट्रांसमिट किए जाते हैं, और उससे ऑब्वियस सी बात है, जो प्लेन में जो एयरप्लेन है उसमें जो रिसीवर्स होते हैं उनमें गलत सिग्नल्स अगर जाएंगे तो इट कैन कॉज वेरी सीवियर, मतलब एक्सीडेंट्स भी कॉज कर सकता है। एंड ये जब फेक सिग्नल्स जाएंगे तो वो वेलोसिटी, पोजीशन दोनों के गलत डेटा देगा, एंड इट कैन ब्लॉक सिग्नल्स एज वेल। इसमें जो यूज़ किया गया था, इट कोइंसाइडेड विद इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम अपग्रेड ऑन द प्राइमरी रनवे एंड फोर्सिंग ग्रेटर रिलायंस ऑन द जीपीएस डिपेंडेंट रिक्वायर्ड। तो उस दिन क्या हो रहा था, एक इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम अपग्रेड भी चल रहा था, इसी कारण से ये जीपीएस डिपेंडेंट ज़्यादा थे, और उसमें फिर ये स्पूफिंग हुई, जीपीएस स्पूफिंग हुई, एंड फिर उसके बाद सेफ्टी मेजर्स लिए गए, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अब आज के न्यूज़पेपर पे आते हैं। 9 तारीख के न्यूज़पेपर में पहली जो न्यूज़ थी वो थी इंटरनल सिक्योरिटी एंड गवर्नेंस के ऊपर। कुकी जो ने डिमांड की है फॉर यूनियन टेरिटरी। अब ये कुकी जो है वो मणिपुर को यूनियन टेरिटरी की डिमांड कर रहे हैं। देखो न्यूज़ में साफ साफ लिखा गया है कि कुकी जो इंसर्जेंट ग्रुप्स इन मणिपुर हैव सेड दैट दे हेल्ड टॉक्स विद यूनियन होम मिनिस्ट्री एंड फोकसिंग ऑन द कोर डिमांड फॉर अ यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर कुकीज़ो एरियाज़। अब यहाँ पे डिमांड ये है कि जो कुकीज़ो के एरिया हैं उनको यूटी डिक्लेयर किया जाए विद द लेजिस्लेटिव असेंबली। अब इस डिमांड को एमएचए ने पूरी तरीके से क्या बोल दिया है, नो, एमएचए हैज सेड दैट द प्रपोजल इज अनएक्सेप्टेबल एंड टॉक्स विल कंटिन्यू, वी नीड टू कंसल्ट अदर कम्युनिटीज एज वेल, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, दैट इज़ द न्यूज़ विच इज़ देयर। एंड ये यूनियन टेरिटरी का डिमांड पूरी तरीके से कोर डिमांड को मना कर दिया गया है। अच्छा, आपके लिए एक छोटा सा सवाल ये है कि जब मणिपुर बना था, वॉज मणिपुर इनिशियली या यूटी और नॉट, वॉज मणिपुर इनिशियली या यूटी और नॉट, या फिर आप एक क्वेश्चन ये बता दें, विच स्टेट्स टुडे वर ओरिजिनली यूटी। तो एक छोटा सा सवाल आपको बताना है कि आज ऐसे कौन से स्टेट्स हैं जो ओरिजिनली यूटीज थे, ठीक है ना। दूसरी जो न्यूज़ है वो है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी। अब सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछे कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी क्या है, TFFF क्या है, तो इट इज़ अ लेटेस्ट मेजर एस्टेब्लिश्ड टू इंसेंटिवाइज ग्लोबल फाइनेंस। एक ये फंड बनाया गया एक्चुअली,
इट इज़ अ फंड। अगर आपसे कोई पूछे TFFF क्या है, तो इट इज़ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी। एक फंड है जो कि इस्टेब्लिश किया गया है फॉर इंसेंटिवाइजिंग, अगर आप कार्बन एमिशन नहीं करते उसको करने के लिए, अगर आप प्रोटेक्शन करते इन्वायरमेंट की तो उसके लिए। इंडिया ने अनाउंस किया है कि वो ज्वाइन करेगा TFFF एज एन ऑब्जर्वर, याद रखिएगा। और ये सारी चीज़ें बेलेम में होने वाले समिट के पहले हो रही हैं, जहाँ पे COP30 होने वाला है। बेलेम कहाँ पर है? ब्राज़ील में है। तो देखो लिखा है अहेड ऑफ COP30 इंडिया सेज इट विल जॉइन द ग्लोबल ट्रॉपिकल फॉरेस्ट प्रोटेक्शन इनिशिएटिव। तो ये जो TFFF है वो क्या है, ये बेसिकली 6 तारीख को लॉन्च हुआ। TFFF COP30 के पहले बेलेम ब्राज़ील में ही 6 तारीख को लॉन्च किया गया, एंड इसका नाम रखा गया है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी, और इंडिया इसको ऑब्जर्वर के रूप में ज्वाइन करेगा। तो देखो लिखा है इट इज़ द लेटेस्ट मेजर ड्रम्ड अप टू इंसेंटिवाइज ग्लोबल फाइनेंस टू इन्वेस्ट इन लिमिटिंग नेट कार्बन एमिशन, है ना। अगर आप नेट कार्बन एमिशन को लिमिट कर रहे हो तो आपको कुछ इंसेंटिव दिया जाएगा, उसको इंसेंटिव देने के लिए बेसिकली किया गया है, ठीक है। तो इसमें कैसे दिया जाएगा, जैसे कंट्रीज जो प्रोटेक्ट करेंगी फॉरेस्ट को, ईयरली उनको $4 पर हेक्टेयर प्रोटेक्टेड उसके हिसाब से मिलेगा। $4 पर हेक्टेयर, $4 पर हेक्टेयर प्रोटेक्टेड उसके हिसाब से मिलेगा, है ना। तो ये आपको याद रखना है, इनिशियली इनको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एंड ब्राज़ील ने COP30 का जो होस्ट है उसने $1 बिलियन कंट्रीब्यूशन कहा है, एंड कोलंबिया ने $250 मिलियन कहा है, ठीक है ना। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट। TFFF मैकेनिज्म $4 पर हेक्टेयर प्रोटेक्टेड ईयरली, ठीक है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अगला है जुडिशरी एंड सोशल जस्टिस के ऊपर था। नालसार यूनिवर्सिटी है जो, नालसार यूनिवर्सिटी, उसने एक रिपोर्ट निकाली थी जिसमें कहा था कि 70% लोग जो अभी ऐसे हैं जेलों में जिनके ऊपर क्राइम प्रूफ ही नहीं हुआ है, मतलब 70% के ऊपर क्राइम अभी तक प्रूफ ही नहीं हुआ है ना। तो देखो लिखा है ओवर 70% ऑफ इंडियाज प्रिजनर्स आर स्टिल अवेटिंग द ट्रायल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, ठीक है ना। एंड दिस इज द रिपोर्ट ऑफ नालसार रिपोर्ट, जहाँ पे ये कहा गया है। और विक्रम नाथ जी जो जस्टिस हैं, विक्रम नाथ, उनका ये कहना है कि बहुत गलत है ये, क्योंकि फेयर ट्रायल बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि फेयर ट्रायल सबको मिले, और जब लोग बिना ट्रायल के ही जेल में काट रहे हैं तो फिर क्या मतलब निकलेगा, ठीक है। तो दैट इज़ द बिग क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं 70% ऑफ इंडियाज प्रेजेंट पॉपुलेशन जो है वो अंडर ट्रायल्स की है, हु हैव नॉट बीन फाउंड गिल्टी, अभी तक गिल्टी हुए भी नहीं है, ठीक है ना। और केवल 7.91 अंडर ट्रायल्स हैं, जो कि नालसार प्रोग्राम जो होता है, जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी होती है, वो जो इनको लीगल एड आर्टिकल, आपको पता होगा भारतीय संविधान का आर्टिकल 39A जो है वो किसकी बात करता है, आपकी लीगल एड की बात करता है। इट टॉक्स अबाउट लीगल एड, यानी कि फ्री लीगल एड की बात। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनको फ्री में सुविधा मिलनी चाहिए। तो केवल 7.91 अंडर ट्रायल्स हैं जो कि इसके अंदर कवर्ड है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं। सुप्रीम कोर्ट अंडरस्कोर्स लैप्सेस इन एक्सटेंडिंग कंपनसेशन टू विक्टिम्स ऑफ क्राइम। अब ये जो न्यूज़ है ये क्या है, इट इज़ बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का एक और कहना ये है कि बेसिकली कंपनसेशन नहीं दिया गया है विक्टिम्स को, है ना। एंड क्यों नहीं दिया गया, दैट इज़ द बिग क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट फाउंड दैट अ मेजर इम्पेडिमेंट टू कंपनसेशन डिस्पर्समेंट इन द एब्सेंस ऑफ एक्सप्लेनेटरी डायरेक्शंस। जब तक सुप्रीम कोर्ट या सेशन कोर्ट ना बोले तब तक कोई कंपनसेशन नहीं दिया जाता है विक्टिम को, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। और दूसरी चीज़, दिया क्यों नहीं जाता, और अगर ऑर्डर नहीं दे रहे हैं तो सेशन कोर्ट्स लेट क्यों कर रहे हैं भाई। विक्टिम कंपनसेशन जो है वो मस्ट बी प्रिपेयर्ड बाय एवरी स्टेट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 396 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो यानी कि BNSS के अंतर्गत सेक्शन जो 396 है उसमें ये मैंडेटरी हो गया है कि विक्टिम कंपनसेशन स्कीम अब बनानी ही पड़ेगी हर स्टेट गवर्नमेंट को। विक्टिम कंपनसेशन स्कीम बनानी ही पड़ेगी हर गवर्नमेंट को अंडर सेक्शन BNSS 396, याद रखिएगा, ठीक है ना। एंड ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और सेशन कोर्ट्स और स्पेशल कोर्ट्स को कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि भाई आप जल्द से जल्द डायरेक्शन पास किया करें फॉर स्टेट्स लीगल सर्विस अथॉरिटीज ऑल्सो टू इम्प्लीमेंट द कंपनसेशन, एंड कंपनसेशन के लिए जल्दी आप डायरेक्शन इशू किया करें, ठीक है। टेक्नोलॉजी गवर्नेंस की बात करें तो यहाँ पे AI गाइडलाइंस के बारे में है। इंडिया इज़ द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट यूज़र ऑफ LLM लाइक ChatGPT आफ्टर US के बाद इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट यूज़र है LLM मॉडल्स का, ChatGPT का। और अब याद रखिएगा इंडिया ने यानी कि मीटी ने AI गवर्नेंस गाइडलाइंस लॉन्च की हैं। इंडिया की लॉन्च मतलब क्या की है, उनको अनवील किया है। क्या अनवील किया है, इंडिया AI गवर्नेंस गाइडलाइंस, इंडिया AI गवर्नेंस गाइडलाइंस, ठीक है ना।
क्या है अब ये देख लेते हैं थोड़ा। तो नवंबर 5 को मीटी ने लॉन्च किया इंडिया एआई गवर्नेंस गाइडलाइंस। 66 पेज का डॉक्यूमेंट है जो कि बताता है कि अप्रोच रेगुलेटिंग एंड प्रमोटिंग द यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजीज इन इंडियन सोसाइटी, ठीक है ना। एंड एआई इम्पैक्ट समिट फरवरी में दिल्ली में होने वाला है, ये भी याद रखिएगा। फरवरी में 2026 में एआई इम्पैक्ट समिट होने वाला है 2026 में। कहाँ होने वाला है? ये इंडिया में होने वाला है। गाइडलाइंस फ्लो फ्रॉम गवर्नमेंट्स नीड टू हैव कंसिस्टेंट वे टू रेगुलेट एआई इंडस्ट्री। यहाँ पे वर्ल्ड के जो मॉडल्स हैं, आप सबको पता है इंडिया सेकंड लार्जेस्ट यूज़र है लार्ज एलएलएम मॉडल लाइक चैट जीपीटी आफ्टर द यूएस। इंडियाज गोल जो है इट इज़ टू हार्नेस द ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल ऑफ एआई फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस वाइल एड्रेसिंग द रिस्क इट में पोज टू इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। तो रिस्क जो है उनको ना करते हुए उनको दूर करते हुए जो गाइडलाइंस है वो चाहती हैं कि हम उनका बेनिफिट भी लें ताकि हमारे इंडिया में ज़्यादा इंक्लूसिवनेस आ सके, हमारे इंडिया में ज़्यादा वो चीज़ हो सके ना। तो एक एआई का समिट बहुत फेमस समिट है जो कि यहाँ मेंशन्ड भी है, इसको देखो लिखा भी है, लिखा है ब्लेचली पार्क यूके में जगह है ये ब्लेचली पार्क। ये बहुत इनिशियल स्टेज में हुई थी ब्लेचली पार्क समिट। अगर आपको कोई पूछे कभी ब्लेचली पार्क कहाँ पर है तो यूके में। किससे रिलेटेड है? तो एआई से रिलेटेड है, ठीक है ना। की रिकमेंडेशंस की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, मैं आपको एक एक करके थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ की रिकमेंडेशंस क्या क्या है। तो पहला है कि जो गाइडिंग प्रिंसिपल होगा वो होगा पीपल सेंट्रिसिटी, मतलब जो भी हमारी पॉलिसी बने पीपल सेंट्रिक बने, अकाउंटेबिलिटी के साथ बने और ट्रांसपेरेंसी के साथ बने, ठीक है ना। अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, पीपल सेंट्रिकनेस, ठीक है ना। इसके अलावा मैं चलो पेज ही ऐड कर देता हूँ ताकि मैं आपको लिख के बता सकूँ। हाँ, तो जो जो मैंने आपको बताया याद रखिएगा। क्या क्या बताया कि आपको पीपल सेंट्रिक बताया, दूसरा मैंने आपको बताया कि ट्रांसपेरेंसी के साथ और अकाउंटेबिलिटी के साथ। इसके अलावा एक एआई गवर्नेंस ग्रुप प्रपोज किया गया है। एआई लिख लो, गवर्नेंस ग्रुप प्रपोज किया गया है जो कि कनेक्ट करेगा किसको कनेक्ट करेगा? ये मिनिस्ट्रीज़ को कनेक्ट करेगा, रेगुलेटर्स को कनेक्ट करेगा और स्टैंडर्ड सेटिंग एजेंसीज को कनेक्ट करेगा। तो मिनिस्ट्रीज, रेगुलेटर्स और स्टैंडर्ड सेटिंग एजेंसीज को कनेक्ट करने के लिए एक एआई गवर्नेंस ग्रुप प्रपोज किया गया है, ठीक है ना। एंड इसमें आरबीआई, नीति आयोग और बीआईएस को कहा गया कि आप इंक्लूड रहिए ताकि सोशल मतलब सेक्टोरल रेगुलेटर्स को भी कहा गया कि आप भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए, ठीक है ना। इसके अलावा इंडिया जो है वो प्लानिंग कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए। एआई इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए फोकस करेगा। एंड इसके अलावा ये भी कहा गया कि लीगल अपडेट्स ऑन कॉपीराइट एंड एआई जनरेटेड कंटेंट। अब जैसे मैंने आपको उस दिन ऑस्ट्रेलिया का बताया था, नहीं बताया होगा शायद, बताया था कि नहीं, ऑस्ट्रेलिया के बारे में मैंने बताया था कि ऑस्ट्रेलिया जो कंट्री है उसने कहा है कि भाई एआई से आप सारा मटेरियल बिना ऑथर के परमिशन के नहीं ले सकते हो, है ना। तो वो चीज़ें भी यहाँ पर इस गाइडलाइंस में है, ठीक है। दैट इज़ अ थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट। कुछ कुछ चीज़ें जो हैं वो मैंने आपको बता दी। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे एक सीटीबीटी ट्रीटी न्यूज़ में रहती है जिसको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। याद रखिए कौन सी ट्रीटी बोलते हैं इसको? सीटीबीटी ट्रीटी बोलते हैं। एंड इस ये जो ट्रीटी है काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रीटी है क्योंकि ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो कि बैन करता है ऑल न्यूक्लियर वेपन टेस्ट एक्सप्लोजन्स एंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। किसी भी तरीके के न्यूक्लियर वेपन के एक्सप्लोजन को ये बैन करती है, ठीक है ना। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसको 1996 में अडॉप्ट किया गया था। याद रखिए इट वाज अडॉप्टेड बाय द यूएन जनरल असेंबली 1996। एंड इसको ये कहा गया था कि ये फोर्स में तब आएगी क्योंकि इसको 44 स्टेट्स का जब रेटिफिकेशन मिल जाएगा। इट विल कम इनटू फोर्स व्हेन इट विल रिसीव द रेटिफिकेशन बाय 44 स्टेट्स, ठीक है ना। और वो चीज़ पूरी नहीं हुई है, तो इसीलिए द ट्रीटी इज़ नॉट येट इन फोर्स। अभी भी ये फोर्स में नहीं है, इट इज़ नॉट येट इन फोर्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूएस जो है सिग्नेटरी है इसका, बट अभी भी अब डोनाल्ड ट्रम्प क्या बोल रहा है कि डोनाल्ड ट्रम्प कह रहा है भाई कि हम आपको ये न्यूक्लियर टेस्ट और शुरू करेंगे। तो इसके 182 स्टेट्स ने सिग्नेटरीज हैं, बट अभी भी 44 स्टेट्स ऐसे नहीं हैं जो रेटिफाई करें। कुछ ऐसी कंट्रीज जिन्होंने साइन किया है बट रेटिफाई नहीं किया है, इसमें यूएस है, चाइना है, ईरान है। याद रखिएगा इंडिया एंड पाकिस्तान ने तो साइन भी नहीं किया है। इंडिया पाकिस्तान ने साइन भी नहीं किया है। चाइना, यूएस ऐसी हैं जिन्होंने साइन किया लेकिन रेटिफाई नहीं किया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको एसेंशियल थी बतानी। आई होप आपको समझ में आ गई होंगी।
ये न्यूज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट तो नहीं थी ये वाली न्यूज़ भी। ट्राइबल राइट्स एंड कंजर्वेशन पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑफ टाइगर रिजर्व्स। अब यहाँ पे क्या चल रहा है थोड़ा आपको बता दूं। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने प्रिपेयर किया एक नया पॉलिसी फ्रेमवर्क which outlines the procedure to be followed when implementing existing laws governing the relocation of forest dwelling communities from tiger reserve। अब देखो एक गवर्नमेंट का लॉ है कि भाई जो टाइगर रिजर्व है वहाँ से फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज़ को हटाया जाएगा जो टाइगर रिजर्व के प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है ना। लेकिन उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने एक पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाया है नया, जो कि प्रोसीजर को बताता है कि क्या प्रोसीजर फॉलो करना है जब आपको लोगों को वहाँ से हटाना है। तो so this policy basically reiterate the relocation which is considered as last resort। relocation पहली चीज तो last resort होगा, है ना, और जब भी होगा फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के अंतर्गत होगा, मतलब उसको फॉलो करना पड़ेगा, मस्ट बी सेटल्ड अंडर द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट ऑफ 2006, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। एंड इसको हम बोलते हैं, इस पॉलिसी का नाम रखा है इन्होंने रिकंसीलिंग द कंजर्वेशन एंड कम्युनिटी राइट्स, मतलब कंजर्वेशन को कम्युनिटी राइट्स के साथ बराबर लाना, और इंडिया का टाइगर रिजर्व भी बना रहे और ट्राइबल जो लोग हैं उनके ऊपर भी बहुत कोई अत्याचार ना हो। तो दैट इज़ व्हाट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड अंडर दिस। तो एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ। पॉलिसी कहती है कि भाई सीरियस कंसर्न है, इसलिए एफआरए का इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी है। जो प्रिंसिपल आपको यूज़ करना है वही होना चाहिए कि रीलोकेशन शुड बी द लास्ट रिजॉर्ट, ठीक है ना। एंड फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज़ हैव द ऑप्शन टू एक्सरसाइज देयर एफआरए राइट्स टू कंटिन्यू लिविंग इन देयर ट्रेडिशनल हैबिटेट्स। और अगर मतलब वो कहते हैं ड्वेलिंग कम्युनिटीज़ के लिए कि हम टाइगर रिजर्व में ही रहना चाहते हैं, तो उनके पास ऑप्शन टू स्टे होना चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन फिर प्रोवाइड करेगा बेसिक सर्विसेज को। कंसेंट फॉर रीलोकेशन दैट शुड बी मस्ट, ये आपको ऑब्टेन करना है बिफोर एन एरिया इज डिक्लेयर्ड एज टाइगर रिजर्व। तो टाइगर रिजर्व डिक्लेयर करने से पहले आपको कंसेंट लेना पड़ेगा फॉर रीलोकेशन, एंड कंसेंट मस्ट बी वेरीफाइबल एट इंडिविजुअल एंड हाउस होल्ड लेवल, ठीक है ना। एंड मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने ये भी एम्फेसाइज किया है कि एक अफर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है जो स्टेट है उसकी, कि वो ट्राइबल अफेयर्स ट्राइबल के राइट्स को बचा के रखे। एंड द एग्जिस्टिंग मॉनेटरी पैकेज जो है रिलोकेशन का वो लगभग 15 लाख पर फैमिली है, तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। चलो यहाँ पे हो गया। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।